So we are going through October and September current affair. Let's come to the topics. One is Armed Forces Special Powers Act, AFSPA, और इसकी extension to the Nagaland and अरुणाचल प्रदेश. तो सिर्फ वो इवेंट हुआ कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में इसको इंप्लीमेंट किया गया. अदरवाइज वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली टू फैक्ट्स. इस वक्त अफस्पा कहां कहां पे इंप्लीमेंटेड है, और दूसरा अफस्पा की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसकी वजह से इसका क्रिटिसिज्म है और उसकी जरूरत क्या है. क्लियर? Then we'll be covering 23rd Law Commission. Anyone who is the chairperson of 23rd Law Commission? Raise a hand. Raise a hand. Who is the chairperson of 23rd Law Commission? क्या? No, मौसी जी आए. हाँ, होते रिटायर्ड जज हैं वैसे. नहीं नहीं. चलिए, मेन करंट अफेयर यही है. कई बार पर्सन जो न्यूली अपॉइंटेड होते हैं. फिर थोड़ा सा मेंस पर्पस के लिए देख लेंगे कि टर्म ऑफ रेफरेंस जो लॉ कमीशन को दिया जाता है इसके रूल के अकॉर्डिंग वो टर्म ऑफ रेफरेंस क्या क्या है इस बार. ओके, देन विल बी मूविंग प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. देन आयुष्मान भारत की एक्सटेंशन. आयुष्मान भारत स्कीम मेरे ख्याल से आप पहले ही कहीं ना कहीं पढ़ी होगी. इट्स लाइक दुनिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. तो कुछ क्रेडेंशियल वो नोट कर लेंगे. और करंट अफेयर क्या था, एक्सटेंशन क्या है इसका, किस एज ग्रुप को अब नया शामिल किया गया था, किस एज ग्रुप को नया शामिल किया गया था. टॉप अप रिचार्ज 5 लाख का किस चीज के लिए दिया है? ओके 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 ओके. तो ये जो 5 लाख का टॉप अप है ये किस एज ग्रुप के लिए है? 70 ईयर एंड अबव. 70 ईयर एंड अबव. चलिए देख लेंगे. देन पावर्स ऑफ न्यू जम्मू एंड कश्मीर असेंबली. हालांकि जम्मू एंड कश्मीर जब हम पढ़ रहे थे पॉलिटी के अंदर तब इसके साथ कवर किया था, लेकिन क्यों सितंबर में इलेक्शंस हुए थे वहां पे तब इसके बारे में काफी लिटरेचर लिखा गया था. तो ये मॉडल कैसे दिल्ली या पुडुचेरी से अलग है. फर्दर विल बी कमिंग टू नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट. हालांकि इसको एडमिट नहीं किया गया था, लेकिन क्योंकि ये रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की गई थी तो इसके स्टैटिक पे क्वेश्चन बन सकता है. करंट अफेयर तो इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है. अगर ये रेजोल्यूशन एडमिट हो जाता, प्रोसीजर इन प्लेस हो जाता, तब वो इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था. देन दीनदयाल स्पर्श योजना है, एक स्कॉलरशिप स्कीम है 6,000 तक रुपए की. देख लेंगे किस ग्रुप के लिए. एंड इन द एंड जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट. हेमा कमेटी की रिपोर्ट को काफी हाईलाइट किया गया था न्यूज़पेपर्स के अंदर. एनीवन किस टॉपिक से रिलेटेड है ये? सिर्फ इतना ही करंट अफेयर है इसके अंदर, बाकी तो मेंस की चीजें हैं. एनीवन जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट किस इशू के ऊपर थी? ओके, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री. क्या? चलिए शुरू करते हैं. आ जाइए. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. प्लीज डू राइट. currently it is in effect. it is in effect. कहां कहां पे imposed है? currently it is imposed in Nagaland, Assam, Manipur of course, and Arunachal Pradesh. So largely covering the northeast. And then separately, right, in J&K, Jammu and Kashmir, it is enforced through armed forces, Jammu and Kashmir Special Powers Act 1990. तो मैं कहना ही चाहता हूं कि देखिए दो एक्ट हैं. एक है अफस्पा 1958 वाला एक्ट, नॉर्थ ईस्ट में वही इंप्लीमेंट है. जम्मू एंड कश्मीर के लिए अफस्पा का एक नया एक्ट पास किया गया था 1990 में. तो जम्मू एंड कश्मीर में भी अफस्पा इंपोज्ड है, लेकिन एक्ट डिफरेंट है. क्लियर? लिख लिया 1990 का अफस्पा एक्ट लिख लीजिए बस, सेपरेट एक्ट. ओके, एनीवन अफस्पा क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी, और क्या पावर्स मिलती हैं फोर्सेस को? Who better than you सर? मैं क्या पढ़ाऊंगा, आप इधर आइए, आप बताइए सर. द इनसाइडर. हाँ जी, ठीक है. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
जी, जैसे टू ओपन फायर यू हैव टू टेक परमिशन, एट टाइम्स यूज ऑफ फोर्स, लाठी चार्ज, उसके लिए भी लेना पड़ता है परमिशन कई बार। गुड सर। गैदरिंग को रोक सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। गुड सर, गुड 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 गुड। क्या सर इसमें क्या फायर ओपन करने की पावर है? इवन विदाउट फायर सर, वही इसमें कंट्रोल प्रॉब्लमेटिक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इस लॉ के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दी जाएंगी। कुछ क्यों दे रहे हैं स्पेशल पावर? कि अगर हालात बहुत बेकाबू हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन नहीं है, पब्लिक पीस को खतरा है, तो फिर पुलिस फोर्सेस के पास या आर्म्ड फोर्सेस के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए ताकि ज्यादा कड़ाई से वो सिचुएशन को डील कर सकें। नॉर्मल हालात में आप नॉर्मल पावर से काम चला लेंगे, लेकिन जहां जहां लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन ज्यादा एक्सट्रीम लेवल किया, वहां पर जाहिर सी बात है आप फोर्सेस को ज्यादा पावर देंगे, अदरवाइज फोर्सेस इनइफेक्टिव हो जाएंगी, वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो 1958 में ही एक एक्ट पास कर दिया गया और उसके थ्रू गवर्नर्स को, आई मेक यू राइट, गवर्नर को यह पावर दी गई है कि वो किसी भी एरिया को या एंटायर स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप यह है, अफस्पा को इंप्लीमेंट करने के लिए पहला स्टेप होगा डिस्टर्ब्ड एरिया अनाउंस करना। डिस्टर्ब एरिया, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर वो प्रॉब्लमेटिक है और पुलिस से वो काबू हो नहीं रहा है। तो जैसे ही या तो एंटायर स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया कह दिया या फिर स्टेट के किसी एक पार्ट को डिस्टर्ब्ड एरिया कह दिया, अब वहां पर अफस्पा इंप्लीमेंट हो सकता है। तो जैसे ही उस पार्ट में अफस्पा इंप्लीमेंट होगा तो अब फोर्सेस के पास ज्यादा पावर्स हैं। क्या है ज्यादा पावर्स? आ जाएगा सर। पहली चीज ये सब नोट कर लेंगे बाद में। सेक्शन 3, पहली बात तो गवर्नर को ये पावर दे रहा है, या यूटी है तो एलजी के पास या एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये पावर हो जाएगी कि वो होल स्टेट या फिर एक पार्ट को डिस्टर्ब्ड एरिया अनाउंस करेंगे। इसके बाद अब पावर्स क्या आती हैं? सेक्शन 4 में डिटेलिंग है पावर्स की। तो जैसे सबसे पहले आर्मी या जो भी यहां पर फोर्स, आर्म फोर्स काम कर रही है, अब वो चाहे आर्मी ना हो के सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, जो भी ऑपरेशन के अंदर है, तो फिर इनके पास ये पावर हो जाएगी कि ये एक तो प्रमाइसेस को सर्च कर सकते हैं, दूसरा अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी वारंट की। तो पहले तो यही दो पावर देखिए कि किसी के भी स्टैब्लिशमेंट में चले जाना, घरों में घुस जाना बिना सर्च वारंट के, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन कि यहां पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, दे कैन बार्ज इनटू हाउसेस और द बिजनेस स्टैब्लिशमेंट, और उसके बाद बिना ही अरेस्ट वारंट के ये अरेस्ट भी मेक आउट कर सकते हैं। देन यहीं पर फोर्सेस को ये भी पावर है कि वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अंडर सेक्शन 4 विल मेक यू राइट दैट दे मे ओपन फायर। किस सर्कमस्टांस के अंदर? तो अगर कभी भी फोर्सेस को ये लगे दैट देयर इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ अ पर्सन हु इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, या अगर कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू किया गया है, जैसे 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तो कुल मिलाकर अगर किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन कुछ लोग कर रहे हैं, उस सूरत में फोर्सेस फायर ओपन कर सकती हैं। अब यहां पर ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि ये रिटेलिएटरी फायर होगा। मतलब देखिए, ज्यादातर फायर करने की परमिशंस तब दी जाती हैं जब सिचुएशन बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाए, या फिर एनकाउंटर्स जो होते हैं कि आप रिटेलिएटरी फायर कर रहे हैं। आप पुलिस के पास भी देखिए, आप जितनी भी स्टोरियां सुनते होंगे एनकाउंटर की, उसमें ज्यादातर स्टोरी में एक चीज आप ये पाएंगे, पुलिस ने कभी भी फायर पहले ओपन नहीं किया। मतलब उनका क्लेम ये होता है कि हमने ओपन नहीं किया। तो हर स्टोरी जबकि उसके पेपर तैयार किए जाएंगे उसमें भी होगा, पहले उधर से फायर आया था सर, हमने इनको 3 वार्निंग दी थी, लेकिन उसके बाद भी जब ये नहीं माने तब हमने फायर ओपन किया। तो वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में जाके पावर मिलती है। लेकिन यहां पर अफस्पा के अंदर बिना किसी, मतलब सामने से कोई फायर नहीं आया, कोई एनकाउंटर नहीं है, तब भी पुलिस पार्टी फायर ओपन कर सकती है। नाउ दिस इज क्रिटिसाइज्ड दैट दिस इज कॉल्ड अ लाइसेंस टू किल टू द फोर्सेस। अब दिया क्यों गया है सर? पहले तो आप देख लीजिए हम किन इलाकों की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी हिट एरिया, जम्मू एंड कश्मीर, कल क्या हुआ है सबको पता है। तो ऐसे हालात में अगर आप पुलिस फोर्सेस को ये पावर नहीं देंगे, यार पुलिस फोर्स खुद को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगी, दूसरों को तो क्या प्रोटेक्ट करना है, इसलिए पावर दी गई है।
ताकि सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग पुलिस फोर्स यूज कर सके। क्लियर है यहां तक? ओके, देन सेक्शन 6 दैट अरेस्टेड पर्सन सीज प्रॉपर्टी, ये हैंडओवर पुलिस को की जाएगी बिकॉज इट इज नो मार्शल लॉ। जहां पे एक चीज और क्लियर कर लीजिए, जहां पे भी अफस्पा लगा है कभी भी इसके लिए मार्शल लॉ वर्ड यूज मत कीजिएगा। मार्शल लॉ वो सिचुएशन है जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड एंड आर्मी हैज टेकन ओवर, एंटायर कंट्रोल फिर आर्मी के हाथ में। लेकिन अफस्पा अगर लगा है तो फिर फोर्सेस को आपने सिर्फ स्पेशल पावर दे दी है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन हैंडओवर नहीं किया। तभी अगर किसी की डेथ भी हो जाएगी तो पंचनामा कहां भरा जाएगा? थाने में ही भरा जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? एंड लास्टली हैवी प्रोटेक्शन। अगर कोई भी पर्सन, खासकर फोर्स का पर्सन, इस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए गुड फेथ में काम करता है और अगर उससे किसी रूल की, लॉ की वायलेशन हो जाती है या सीधा सिंपल कहें किसी की मौत हो जाती है उसके हाथों से, तो पहली बात तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और अगर उसको प्रोसिक्यूट करना है, कल को आप ये कहें कि इलीगल एनकाउंटर किया है या फायर ओपन करने की जरूरत नहीं थी फिर भी इन्होंने फायर ओपन कर दिया है, इस सिचुएशन के अंदर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट नहीं देगी तब तक पुलिस पर्सोनल के ऊपर किसी तरह का प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। आई रिपीट, अगर कहीं फोर्स के बंदे के ऊपर यह इल्जाम है कि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है और आप उनको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक पुलिस फोर्स के बंदे पे वो केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो फिर लीगल प्रोटेक्शन भी दे दी गई है पुलिस फोर्स के लोगों को। एनी डाउट प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। ऑल क्लियर? अफस्पा नहीं, ये तो पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे आप अरेस्ट करने के बाद। फिर अगर उस पर यूएपीए लगा है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, बीएनएस लगाया है तो प्यूनिटिव डिटेंशन है, वो लॉ के अकॉर्डिंग। यहां पर ये मतलब ये सिर्फ आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दे रहा है और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ जी, एनीवन क्लियर? चलिए, लिखा आपने? ये लिख लीजिए प्लीज। सबने लिख लिया भाई? सबने? स्पेशली सेक्शन 4। और इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट चीजें, सर्च प्रमाइस, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड थर्ड ओपन फायर। लेकिन किस सिचुएशन में? अगेन मैंने कह तो दिया कि क्रिटिसाइज किया जाता है लाइसेंस टू किल, बट गवर्नमेंट नहीं कहती इसको लाइसेंस टू किल। ये कहते हैं सर सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। वेरेवर देयर इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अगर वो कोई कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन में फायर ओपन हो सकता है। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? बस 3-4 चीजें याद रखिए। 23rd लॉ कमीशन 1 सितंबर से लेके 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल होने वाला है। 3 साल का टर्म इसको दिया जाता है। एनीवन, व्हाट इज लॉ कमीशन? क्या काम करता है? हाँ जी, ऑन द लॉज। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ चेंज होना है, कुछ डिलीट कर दो, कुछ नया ले आइए। ओके। इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? सुना है आपने कभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? ओके, सी समझ लेते हैं। एक तो ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ना ही स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के एक नोटिफिकेशन के थ्रू स्टैब्लिश की गई। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, 3 साल का इनका काम रहेगा। अब इनका मेनली काम क्या है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इट सजेस्ट, इट रिकमेंड द गवर्नमेंट अबाउट द लॉज। जैसे खासकर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ, लॉ कमीशन की जो टीआर दी गई, टर्म ऑफ रेफरेंस, कि आपको किस किस पॉइंट पे हमें रिकमेंडेशन देना है, उसमें एक चीज बहुत फोर्सफुल थी, रिपीलिंग ऑफ लॉज। कि ये बताइए कौन कौन से लॉज हैं जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं, उनकी अब जरूरत नहीं है, हम रिपील कर देंगे। और लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पर 500 लॉ, 1000 लॉ को इकट्ठे रिपील किया गया इंडिया में, एक रिपील बिल के थ्रू। कि यार ये कॉलोनियल लॉज हैं, अब तक पढ़े हैं, अब हमें जरूरत नहीं है, हम रिपील कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आप सोचना चाहें तो कुछ ऐसा कि कोई रिसर्च विंग टाइप का है, कोई थिंक टैंक टाइप की चीज है जो गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करती है कि यार लॉ के फील्ड में हम क्या रिफॉर्म ला सकते हैं। पुराने लॉज हम खत्म कर दें, नई नीड के मुताबिक हम नए लॉज ले आए, या डिफरेंट पहलू के ऊपर रिपोर्ट करना।
जैसे हमने लॉ कमीशन की 262 रिपोर्ट कोट की थी अबाउट डेथ पेनल्टी। एनीवन 262 रिपोर्ट के अंदर लॉ कमीशन ने डेथ पेनल्टी के ऊपर क्या कोट दिया था? एनीवन? मैंने 3 रिपोर्ट लिखी थी स्लाइड में, मैंने कहा था 2 भूल जाना, सिर्फ एक याद रखना। आप उससे भी बेहतर हो, आपने कहा भाड़ में जा 3। 2 तो इसने खुद कटवा दी, एक हम काटेंगे, हमारी भी तो चलेगी। हाँ जी वीरे। वेरी गुड, वेरी गुड। डेटरेंस इफेक्ट कम नहीं कर रहा है। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ बाकी क्राइम्स नहीं, डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दो, टेरर एक्ट्स नहीं रखी थी। तो इस तरह की डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ओपिनियन। अब ये भी तो लॉ से रिलेटेड है ना, कि लॉ में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप का रिसर्च का काम करते रहते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ राइट प्लीज दैट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सिर्फ बुलेट पॉइंट में लिखेंगे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी established through a notification of Ministry of Law and Justice. Ministry of Law and Justice. ये सब मत लिखिए, मैं आपको टर्म ऑफ रेफरेंस के कुछ पॉइंट लिखवा दूंगा। प्लीज डू राइट कॉम्पोजिशन अगेन इन लाइन्स। 1 full-time chairperson, and please write name Justice Dinesh Maheshwari. Justice retired Dinesh Maheshwari. माहेश्वरी, ये लिखा ना, माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। प्लीज अंडरलाइन एंड प्लीज मेमोराइज दिस नेम। कई बार हुज हु में पूछ लेते हैं कि लॉ कमीशन में किसको भी अपॉइंट किया गया। कैग कौन है अभी न्यूली अपॉइंटेड? के संजय मूर्ति। चलिए, और 23rd लॉ कमीशन के दिनेश माहेश्वरी। क्लियर? ओके, लिखिए आगे। 4 full-time members, 4 full-time members. Then please write Secretary of Department of Legal Affairs and Secretary of Legislative Department. ये दोनों लॉ मिनिस्ट्री से आते हैं। 2 एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होंगे। कौन कौन से? एक है आपके लीगल अफेयर्स के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और दूसरे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। क्या लिखिए आगे। अप टू 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं फिर ये। अप टू 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। Now please write term of reference for 23rd Law Commission. Term of reference 23rd Law Commission. What is term of reference? फिर गवर्नमेंट इनको लिख के देती है कि यार इस पॉइंट के ऊपर हमें आपसे सुझाव चाहिए। अब ये प्री में आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे, मेंस में कहीं अगर लॉ कमीशन पे कुछ क्वेश्चन आ रहा है तब आप कुछ कोट कर सकते हो। पॉइंट फॉर्म में प्लीज। 23rd, इट इज 23rd लॉ कमीशन। लिखें रिव्यू ऑफ ऑब्सलीट लॉज। रिव्यू ऑफ ऑब्सलीट लॉज, जो पुराने हो चुके हैं उनका रिव्यू कीजिए। हर बारी करते हैं। आइडेंटिफाई द लॉज inconsistent with economic needs of India. Next, amendment in existing laws. Review laws that affects poor. Review laws that affects poor.
Next, carry out post enactment audit. Carry out post enactment audit of socio-economic legislations. Socio-economic legislations. Examine laws under the purview of DPSP, Directive Principle of State Policy. Examine laws promoting gender equality. Examine laws promoting gender equality. Last, examine impact of globalization. Examine impact of globalization on food security and unemployment. And also to recommend the measure. अब ये सारे जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ लॉ कमीशन का ही काम है, बस ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा ऑड वन आउट लगता है, यार ये क्यों दिया हुआ, बट टर्म ऑफ रेफरेंस में है तो याद कर लेंगे. क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? चलिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. तो देखिए ये मल्टीपल मिनिस्ट्री की कोलैबोरेशन से, खासकर नाम क्या है, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. तो कहां फोकस है? ट्राइबल एरिया के ऊपर फोकस है. अब होता यह है कि डिफरेंट स्कीम्स आती रहती हैं ट्राइबल सपोर्ट के लिए. ठीक है, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट्स आ जाएंगे, एकलव्य स्कीम आ जाएगी, ठीक है, लेकिन ये एक कन्वर्जेंस मेथोडोलॉजी यूज की गई है. एनीवन गवर्नेंस के अंदर कन्वर्जेंस मेथोडोलॉजी क्या है? प्लेन एंड सिंपल, आपकी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, अलग अलग चल रही हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर चल रही हैं, लेकिन दोनों या फिर बहुत सारी स्कीम में कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता और ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाती है, जिससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्स भी होगी और कई बार इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक वो बेनिफिट पहुंच ही नहीं पा रहा होता. या किसी एक ट्राइबल को 2-4 स्कीम का लाभ मिल गया, 5 स्कीम का नहीं मिला, किसी और ट्राइबल को 1-2 स्कीम का लाभ मिल गया, किसी उसको और स्कीम का नहीं मिला, तो अल्टीमेटली होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है ट्राइबल्स की. क्लियर है यहां तक? तो कन्वर्जेंस मेथोडोलॉजी ये है कि इंश्योर किया जाए, एक तो बेनिफिट मस्ट रीच टू द लास्ट माइल, और एक पर्सन जो ट्राइबल है, जो मल्टीपल स्कीम का इंटेंडेड बेनिफिशियरी है, उस तक सारी ही स्कीम का लाभ एक कोलैबोरेटिव मैनर में पहुंचाया जा सके. तो करना क्या है, ट्राइबल विलेजेस में डिफरेंट स्कीम के थ्रू जो चीजें पहुंचनी है वो इस एक अभियान के तहत पहुंचाई जाएंगी, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर एक हमारे पास डेटा कलेक्शन हो कि सभी के पास सारी बेनिफिट पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं. क्लियर है यहां तक? ओके, लिखिए इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सब डेटा है. फाइनेंशियल आउटले क्रिस्पली लिखिएगा, क्योंकि फिर इतना सारा डेटा याद तो रहेगा नहीं, वो 7-8 पॉइंट उठाएंगे. लिखिए टोटल आउटले 79,156 करोड़. 79,156 करोड़, और ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्रॉम 24-25 टू 28-29, 25 से 28 समझ लीजिए, 3 सालों के लिए आउटले. क्या? और कोलैबोरेशन है जिसमें 56,000 करोड़ सेंटर खर्च करेगा, 22,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को जुटाने होंगे. क्या? माइनर फैक्ट. आ जाइए आगे. प्लीज राइट कवरेज एंड बेनिफिशियरीज. 63,000 villages will be covered. 63,000 villages will be covered and 705 tribal communities. पॉपुलेशन लिखनी है, लिख लीजिए, बहुत बार करंट अफेयर में आते ही रहता है. 10.45 करोड़ एज पर 2011 सेंसस ट्राइबल पॉपुलेशन. आ जाए. प्लीज डू राइट इन वन लाइन. इट इज अ मल्टी मिनिस्ट्री कोलैबोरेशन that consists
25 interventions that will be executed by 17 line ministries. 17 ministries लिखे सीधा. सतारा मिनिस्ट्री का कोलैबोरेशन. अब ये सब एक एक लाइन में लिखते चलना है, ठीक है, और कोशिश करें याद रह जाए, ताकि मेंस में खास करके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा, प्री में अगर एक स्कीम पे क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है. यूपीएससी ज्यादा इस तरह से पूछती है, स्टेट शायद उस लेवल पे ना पूछे, तो स्टेट के पास अपनी भी स्कीम होती है पूछने के लिए. चलिए लिखना शुरू करें. 1, पक्का हाउस एंड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर. क्या करेंगे, कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनने हैं, किसी और स्कीम के तहत बनने हैं, ठीक है, तो गांव में पक्का घर बनाना है और विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना है. फर्दर प्लीज राइट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सिर्फ 3-4 कीवर्ड उठाइए. नेक्स्ट, क्वालिटी एजुकेशन. ये सब वही कीवर्ड्स हैं. अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन. आई बिलीव ये तो बहुत बार हम वर्ड पढ़ते हैं. मतलब अगर ये सब कुछ भी ना हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ट्राइबल में कैसे करोगे जाके? यही सारी चीजें. स्किल इंप्रूव करेंगे सर, उनके कुछ ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, ठीक है, उन ट्रेडिशनल स्किल्स को इंप्रूव कर देंगे. और क्या करेंगे सर, कुटुंबश्री की तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट शुरू कर देंगे. तो उस पर तो जितना मर्जी आप लिटरेचर लिख लीजिए. ओके, लिखिए यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. ओके, रेज योर हैंड. व्हाट इज एकलव्य स्कूल योजना? एकलव्य स्कूल के बारे में पढ़ा है किसी ने? क्या है बेसिकली यहाँ पे? स्पेशल स्कूल्स, ठीक है. और किसकी लाइन पे बनाए गए हैं? किस आइडिया से इंस्पायर होकर बनाए हैं? एनीबॉडी हर्ड अबाउट, या पढ़े हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में? पढ़े हैं कोई, या पता है आपको? दीज आर कॉल्ड लीडरशिप स्कूल्स, है ना. तो सिर्फ एजुकेशन नहीं होती ऐसे स्कूल का, मल्टी टैलेंट को ग्रूम करना होता है यहाँ पे. जैसे एकलव्य स्कूल का, चलिए एजुकेशन तो देनी है, खासकर ट्राइबल के लिए फोकस्ड है, वो ट्राइबल एरिया में खोले जा रहे हैं. फिर बोर्डिंग की व्यवस्था है, डे हाउस एंड ऑल दैट थिंग, डिफरेंट स्कीम उसके थ्रू पहुंचा रहे हैं. फिर ट्राइबल्स में अलग अलग ट्राइबल के अंदर क्या है, अपना कुछ ना कुछ टैलेंट है फिजिकल टाइप का. जैसे आप इंडिया के टॉप आर्चर्स, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप उनकी लिस्ट निकाल के देखें तो काफी लोग आपको ट्राइबल कम्युनिटी से मिलेंगे. कि यार ओवर द जनरेशन, क्योंकि आर्चरी की महारत हासिल रही है, तो वहां पर ग्रूम करना ज्यादा बेनिफिशियल है. इसी तरह जिम्नास्टिक की कई जगह पे की जा रही है ना. तो इस तरह के डिफरेंट वोकेशन में ट्रेन किया जा रहा है, नए लीडर्स तैयार किए जा रहे हैं. दैट्स व्हाई एकलव्य स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डू राइट एट द हेडर, एकलव्य स्कूल पढ़ के आएंगे आप. एकलव्य स्कूल योजना ज्यादा नहीं, 1-1.5 पेज पढ़ लीजिए कहीं से. कितने खुल गए हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कोई नई स्कीम आई है तो. एकलव्य स्कूल योजना. चलिए फर्दर प्लीज कम. हेल्थ एंड dignified aging, promotion of healthy life and dignified aging for tribal population. Simple है, by access to healthcare. Next, tribal homestay. ये स्पेशली लिखिए फॉर टूरिज्म. ये पंजाब में भी चल रहा है कुछ विलेज स्टे. आप हिली स्टेट्स में जाएं तो होम स्टे तो काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है वहां पे. अच्छा, होम स्टे का भी अब नया करने लगे कि बिल्कुल ट्रेडिशनल अटायर के अंदर अब होम स्टे बना. वैसे तो होम स्टे कोई भी कर सकता है अपने घर को, लेकिन अब बिल्कुल ही के ट्रेडिशन, बैक टू द बेसिक्स, कि वो मिट्टी के घर बना देंगे उसी तरीके के लाइक पत्थर वगैरह से कुछ मीडोज बना देंगे, ठीक है,
लाइटिंग की वैसी व्यवस्था कर देंगे। तो ट्राइबल एरिया के भी अंदर अब क्या किया जा रहा है, होम स्टे को सपोर्ट करेंगे। किस चीज के लिए? टू टैप द टूरिस्ट पोटेंशियल। प्लीज राइट 1,000 home stays will be promoted. 1,000 home stays will be promoted under स्वदेश दर्शन। जैसे हमने कहा ना, डिफरेंट स्कीम के थ्रू डेवलप कर रहे हैं उसको, कोई एक स्कीम नहीं है। तो यहां किसका यूज कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एक चलाती है स्वदेश दर्शन, उसके थ्रू डेवलप किया जाएगा। क्या? चल देन सस्टेनेबल लिवलीहुड फॉर इट्स राइट होल्डर्स, बस इतना लिखिए। इट प्रमोट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर ऑल फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा होल्डर। एफआरए के अंदर पट्टा होल्डर्स पढ़ा है आपने? एफआरए देखिए, अगर आप यूपीएससी पे टारगेट कर रहे हैं तो एफआरए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टेट शायद उतना ना पूछे, खासकर पीसीएस अगर आप बात कर रहे हैं। एफआरए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्पज। तो पट्टा होल्डर क्या कर दिया गया? देखिए क्या है, अभी जैसे हमने ट्राइबल राइट्स पढ़ते हुए बात की थी कि जल जंगल जमीन की लड़ाई चल रही है। वो एक पीस ऑफ लैंड है, तो ट्राइबल कहते हैं यार हम तो हजारों साल से यहां रह रहे हैं, तो ये लैंड हमारी हुई। सरकार आके कहेगी फिर कागज दिखाओ, कागज नहीं है तो भाई ये तो सरकार की लैंड है। तो फिर डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू क्या कर रहे हैं कि यार ट्राइबल्स का हम लैंड राइट को सिक्योर कर सके। तो एफआरए के अंदर एक नई व्यवस्था लेके आए, पट्टा होल्डर। पट्टा उदय नाते दाखिल कर दो कि इतने साल तक इसका पोजेशन आपके पास रहेगा, फिर आप वहां पर जो भी कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो पट्टा होल्डर, जमीन की एक तरह से पोजेशन का राइट दिया गया उनको, पट्टे दाखिल कर दिए गए उनके नाम के ऊपर। क्लियर है यहां तक? ओके। देन इट कम्स टू इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड हॉस्टल्स। And please do write, residential school will be upgraded in the lines of PM Shri School. PM Shri Schools. कितने पॉइंट हो गए? लिखिए लास्ट, ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर। हंड्रेड ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केट 100 tribal multipurpose marketing centers will be established. देखिए अभी हो क्या रहा है कि ट्राइबल्स के पास बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो कहीं वो कुछ लाइक पेड़ की डंडियों के साथ कुछ बास्केट वगैरह तैयार कर लेंगे, ठीक है, बैम्बू स्टिक्स वगैरह का यूज करके कुछ बना लेंगे, कहीं पे कोई कपड़े की प्रिंटिंग है, कहीं पे कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट वो उससे कुछ बेहतर बना लेते हैं। अब इंडिया में ये हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट के साथ ट्राइबल को इनकलकेट किया जा रहा है ताकि ट्राइबल्स अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज कर सकें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। लेकिन प्रॉब्लम अब यह है कि ट्राइबल्स के प्रोडक्ट में एक तो जो वैल्यू एडिशन होनी चाहिए उनको उसकी नॉलेज नहीं है, दूसरा कल को बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी बना रहे हो लेकिन उनको फिर मार्केट एक्सेस नहीं है। मार्केट को कैसे एक्सेस करें? तो डिफरेंट स्टेट्स, जैसे झारखंड का प्रोग्राम है झारक्राफ्ट, या फिर केरल का है कुटुम्बश्री, इसके तहत सरकार खुद इनको प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मीटिंग अप कराती है और इनके प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करती है। कैसा करते हैं? 4-5 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कुछ वो बना रहे हैं, कोई प्राइवेट एंटिटी से उनका कॉन्टैक्ट करा दें, वो प्राइवेट एंटिटी अपना माल प्रोक्योर करे ट्राइबल ग्रुप से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और उसके बाद वो प्राइवेट एंटिटी उसको चाहे अमेजन पे बेचे चाहे फ्लिपकार्ट पे बेचे। तो इस तरह का एक फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए। एक्सपेंशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत की इंपॉर्टेंट कुछ भी 3-4 पॉइंट्स बता दीजिए मुझे, ये तो बहुत टाइम से चर्चा में। आयुष्मान भारत, हाँ जी, वेरी गुड। पहले 10 था, अब 12 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। ओके ओके ओके, व्हाट एल्स? कितने रुपए का हेल्थ कवर है? 5 लाख पर पर्सन और फैमिली?
पर पर्सन, मतलब अगर मेरी फैमिली में 5 लोग हैं तो 25 लाख हो गया पर फैमिली, पर फैमिली। ठीक है, लिख लीजिए इसके बारे में क्विकली, सब यार ना सब फैक्टर्स हैं बेसिकली। प्लीज राइट, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट publicly funded, public means government here, public funded health assurance scheme. It provides 5 lakh annual coverage, 5 lakh annual coverage per family for secondary and tertiary healthcare. प्लीज राइट एलिजिबिलिटी, बिकॉज नॉट एवरीवन, जैसे हमारे साथी ने कहा 12 करोड़ फैमिलीज, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज नॉट वेरी मच क्लियर, बट इट इज बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। प्राइमरी के लिए नहीं दे रहे हैं इसके अंदर, प्राइमरी सरकारी अस्पताल संभाल ले रहे हैं। यार आई एम नॉट वेरी मच लाइक इनटू द टेक्निकलिटीज, बट लाइक टर्शरी के अंदर ऑपरेशंस आ जाते हैं, है ना, सेकेंडरी के अंदर के एडमिट होना पड़ गया, बट कोई क्रिटिकल ऑपरेशन नहीं है, बट आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द टेक्निकलिटीज। ओके, चलिए, प्लीज राइट अचीवमेंट। सो फार इट फैसिलिटेड 7.37 करोड़ हॉस्पिटलाइजेशंस, 7 करोड़ से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं जिन्होंने इस स्कीम का लाभ उठाया, एंड कवरिंग 12.3 करोड़, 12 करोड़ याद कर लीजिए राउंड फिगर के अंदर, 12 करोड़ फैमिलीज को कवर कर रही है, लगभग 55 करोड़ लोग, 55 करोड़ इंडिविजुअल्स आर गेटिंग बेनिफिट। पहले 10 था, 12, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर बेसिकली लेके क्या है, सो देखिए, पहले ये था कि फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं आपको 5 लाख का कवर मिल रहा है, ठीक है, और डिफरेंट फिर उसके क्राइटेरियाज भी होते हैं। नाउ इट कम्स कि 70 साल से अबव के सभी लोगों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग दिस टाइम दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा गया। तो 70 साल से अबव के जितने भी सिटीजन हैं वो सब भी अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेंगे, और इसमें एडिशनल 5 लाख मिलेगा, एक तरह का टॉपअप। तो अब मान लीजिए कोई फैमिली है तो उसमें बाकी लोग 70 साल से कम के हैं और फिर एक बुजुर्ग है जो 70 साल से अबव है, तो फैमिली कवरेज 5 लाख वो तो मिल ही रहा है, क्लियर, और 70 साल से अबव के जो लोग हैं उनको फिर 5 लाख का एडिशनल टॉपअप मिल जाएगा, तो अब उस फैमिली को कितना, 10 लाख का कवर मिल जाएगा। तो 70 ईयर से अबव, बस 2 लाइन में याद कीजिए, 70 ईयर से अबव सब लोग इंक्लूडेड है, और दूसरा इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम क्राइटेरिया, 70 साल से ऊपर वालों के लिए इनकम क्राइटेरिया नहीं है। मतलब फिर अडानी के घर में भी कोई 70 साल से ऊपर का है तो आयुष्मान कार्ड बना के करवा ले इलाज, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट प्लीज आस्क। चलिए, ठीक है, इसमें ना यार ये ना जहां पे भी मैंने इसके बारे में पढ़ा ना, न्यूज़पेपर, साइट्स, हर जगह ये फैक्ट लिखा ही लिखा हुआ है, तो बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कहीं इस पे एक लाइन बना के कंफ्यूज ना करें। अब अलग अलग स्कीम है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो फिर जैसे वो चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, या एक्स सर्विसमैन है, ECHS कार्ड बोलते हैं, शायद सुना भी हो आपने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चलते हैं ये, क्लियर। तो अगर पहले से कोई इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं तो उनके पास अब ये ऑप्शन है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम का फायदा ले सकते हैं, और वो चाहें तो अब आयुष्मान भारत में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसको अगर कहीं वो पूछें एक्सक्लूड कर दिया गया, मैं कुल मिला के कह रहा हूं कि अगर पहले से कोई हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा ले रहा है, स्पेशली
सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है या फिर एक्स सर्विसमैन की है, तो वो चाहे तो अपनी पुरानी स्कीम को लीव करके आयुष्मान में कन्वर्ट हो सकता है, एक्सक्लूड नहीं किया गया है। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए। पावर्स ऑफ न्यू जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, ये हालांकि हमने कवर किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद कवर किया था पॉलिटी के अंदर, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि सितंबर में हुआ यहां पर इलेक्शन। ओके, बैकग्राउंड स्टोरी पता है भाई सभी को। 2019 स्पेशल स्टेटस वाज स्क्रैप डाउन अंडर आर्टिकल 370। लेकिन ना सिर्फ स्पेशल स्टेटस स्क्रैप डाउन हुआ, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। उसके थ्रू क्या कर दिया, स्टेटहुड भी स्नैच अवे कर दिया। तो दो चीजें हुई जम्मू एंड कश्मीर के साथ, स्पेशल स्टेटस भी खत्म और दूसरा स्टेटहुड भी खत्म। एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू टू यूटीज, दैट इज यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। लेकिन फिर 2019 से लेके 2024 तक यहां पर इलेक्शन कराया ही नहीं गया। बोले प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस अभी ठीक नहीं है। फाइनली देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट केस, और सुप्रीम कोर्ट केस में हालांकि चैलेंज तो किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड को और खासकर स्पेशल स्टेटस को स्क्रैप डाउन करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो पहला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कि स्क्रैपिंग डाउन ऑफ द स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड because it comes under part 21 of the constitution, which is temporary transitional provisions. तो जब कोई टेम्परेरी प्रोविजन है, अगर आप उसको खत्म कर रहे हैं, जायज है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। और दूसरा, अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंजॉयज द पावर टू एंड द स्टेटहुड ऑफ एनी एंटिटी। वो स्टेट को एंड करके यूटी में तब्दील कर सकते हैं। तो दोनों एक्शन जस्टिफाइड हो गए। लेकिन फिर इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 2019 में ये प्रॉमिस किया है और पार्लियामेंट का लीगल प्रॉमिस है क्या, कि यूटी विद लेजिस्लेचर। तो अगर हम यहां तक आपसे सहमत हो रहे हैं कि स्टेटहुड भी खत्म और यूटी का भी आपका एक्शन ठीक है, बट देन वेयर इज लेजिस्लेचर? ये तो पार्लियामेंट्री प्रॉमिस है ना, जब आपने लॉ पास किया कि हम लेजिस्लेचर देंगे, तो अब तक आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? और फाइनली दे गिव अ डेडलाइन कि सितंबर तक आप इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे और जितनी जल्दी हो सके स्टेटहुड भी वापस कर देंगे, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट का प्रॉमिस है। सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए और सितंबर में यहां लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैब्लिश कर दी गई है। एंड फाइनली जम्मू एंड कश्मीर गॉट अ सीएम। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हु इज द सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? Oh. Raise your hand, raise your hand. CM of जम्मू एंड कश्मीर। ਜਦੋਂ स्टेटस स्क्रैप डाउन ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਲਾਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ट्वीट ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ना? ठीक है, चलिए मैं नहीं बताऊंगा, आप पता कर लीजिए, ठीक है। मुझे पता है यूपीएससी विल नॉट आस्क, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो फाइनली यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया, लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्लिप वायरल हुआ था एक्चुअली, विद ऑल इंडिया, मतलब जो इंडिया अलायंस उसके सपोर्ट से सरकार बनी है वहां पे। तो सब लोग गए, राहुल गांधी वगैरह, केजरीवाल साहब भी पहुंच गए, इंडिया अलायंस का पार्ट था। और वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब की मौजूदगी में जब वो स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कोट किया कि किस तरीके से हाफ स्टेट चलाई जाती है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा क्या एक्शन लेना है। क्योंकि दिल्ली वही क्वाजी, हालांकि ये टर्म पेपर में नहीं यूज करनी है, बट क्वाजी स्टेट टाइप की प्रॉब्लम, द पावर बाइफर्केशन बिटवीन द एलजी एंड द सीएम। क्लियर? तो फिर दिल्ली से किस तरह से डिफरेंट है मॉडल, या यहां पर किस तरह से एलजी को ज्यादा पावर दी गई है, हमें वो 4-5 पॉइंट बस नोट कर लेना। एनीवन, क्या इंपॉर्टेंट पावर है एलजी के पास? यहां पर सीएम के अंडर आती है पुलिस। ओके ओके, यहां नहीं आएगी। स्टार्ट राइटिंग। चलिए इस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले फॉर्मेशन लिख लीजिए जल्दी से, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता तो। ओरिजिनल एक्ट में
जो थी वो लेजिस्लेटिव असेंबली का नंबर कम था, 83 था, बाद में इसको एनहांस किया गया है, अब 90 सीट्स हैं, तो 90 सीट पे इलेक्शन हुआ है क्या। बट इसमें से 24 वैकेंट रखी गई हैं पीओके के लिए, 90 के अबव जाके, मतलब इससे ज्यादा सीट्स रखी गई हैं, लेकिन 24 पीओके के लिए वैकेंट है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है सीट्स की, तो अगर आपको वो इमेज मिल जाए इंटरनेट पे, तो बाकायदा डिपिक्ट करते हैं पीओके में जाके सीट्स। सो दिस इज लाइक री इन्फोर्सिंग अवर क्लेम दैट पीओके हमारा है, एक दिन हम हासिल करेंगे और एलओसी के बाद वहां से हमारे भाई बहन हमें दिल्ली नहीं, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में आके बैठेंगे। और ये नोशन हम कई जगह रीइम्प्लीकेट करते हैं, वो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इंडिया का एक स्टैंड है। जैसे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोकसभा, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, कितनी? ओके, वेट अ मिनट, आई एम आस्किंग, as per the constitution, what can be the maximum strength of Lok Sabha? $550। पहले वो +2 लगा देते, अब ये गए, हो गई इनकी +2। लेकिन कितनी सीटों पे इलेक्शन होता है? तो ये 7 सीट्स, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ जी, सुनो रुको सर, वो पहले ही क्या था, एडिशनल सीट्स थी 550 के ओवर एंड अबव। गेटिंग माय पॉइंट? जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट हो सकती है लोकसभा की, वो 550 +2, दो एंग्लो इंडियन पहले ही ओवर एंड अबव थे, क्लियर? तभी 552 मैक्सिमम हो सकती थी, क्योंकि ये शेल नहीं था, मे था, मे बी अपॉइंटेड और नॉट। लेकिन हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं 543 पे, ये दो निकाल भी दो, तब भी तो पीछे सीट बच रही है। मैं कहना ये चाहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट का यही क्लेम है कि हमने लोकसभा में 7 सीटें खाली छोड़ी, किसकी? पीओके। एक दिन सीमा पार से भाई बहन हमें ज्वाइन करेंगे हमारी लोकसभा के अंदर। सेम इज विद द राज्यसभा, सेम विद द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? माइनर फैक्टर पूछेंगे नहीं, बस जी के पर्पज से लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज राइट, नॉमिनेशन ऑफ 2 कश्मीरी माइग्रेंट, एलजी मे नॉमिनेट, ये याद रख लीजिएगा, ड्यूटी बाउंड नहीं है। नॉमिनेशन ऑफ 2 कश्मीरी माइग्रेंट, ओमर अब्दुल्ला, यस, 550, यस। और इन कश्मीरी माइग्रेंट्स जो 2 अपॉइंट होंगे, इनमें से एक शुड बी वुमेन, एक मस्ट बी वुमेन। देन कम्स नॉमिनेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन, so LG may nominate one, LG may nominate one person from displaced persons, and for the nomination of women, LG may nominate 2 women। तो कुल 5 लोगों की नॉमिनेशन हो सकती है, क्या? अच्छा, इसमें एक और चीज लिखिए, जब मैं कह रहा हूं कश्मीरी माइग्रेंट, व्हाट इज द क्राइटेरिया? हु इज कश्मीरी माइग्रेंट एंड हु इज दिस डिस्प्लेस्ड पर्सन? ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो डिस्प्लेस हो गए, तो अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? कश्मीरी माइग्रेंट कौन है फिर? कश्मीरी होंगे, लेकिन माइग्रेंट मतलब? हाँ जी, हाँ, डिस्प्लेस फ्रॉम पीओके। लिखो, इसके साथ लिख लो, यहां पर लिखिए, कश्मीरी माइग्रेंट हु माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर आफ्टर 1 नवंबर 1989। या 1989 में पीक पे गया ना टेररिज्म, लार्जली कौन है ये लोग? कश्मीरी पंडित्स। तो ये कैटेगरी वो है जो कश्मीर में मिलिटेंसी के बाद कश्मीर जिनको छोड़ना पड़ा, अपने जो जिसके बारे में लिखा जाता है कि अपने ही देश में रिफ्यूजी बनना पड़ा, क्या? एंड हु आर दीज पर्संस? तो इनके साथ लिख लीजिए, ये
पीओके से डिस्प्लेस होकर इधर आए, लेकिन किस टाइम के दौरान? 3 पीरियड्स दिए गए हैं एज पर जेएनके एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये लिखा गया है। तो लिखें द पर्सन हु डिस्प्लेस्ड, हु गॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पीओके ड्यूरिंग 1947-48, 1965 एंड 1971। क्या हो रहा है इन पीरियड के दौरान? जंग चल रही है। क्या पहली तो 47-48 में ही होगी थी ना, बस ये कारगिल नहीं शामिल किया गया इसके अंदर। और डिस्प्लेस की इतनी प्रॉब्लम, इन सब जंगों के दौरान डिस्प्लेसमेंट की बड़ी प्रॉब्लम आई थी। ओके चलिए आ गया। क्या चीज? हाँ वुमेन, वुमेन कश्मीर से कोई भी, कश्मीरी होने चाहिए सब। ओके आ जाइए सर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट 2 टॉपिक ऑफ स्टेट लिस्ट आर रिजर्व्ड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस ये 2 स्टेट लिस्ट की एंट्री हैं, दिस इज रिजर्व फॉर सेंटर, एंड इवेंचुअली एलजी विल टेक द कॉल। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की लॉ मेकिंग पावर की, तो स्टेट लिस्ट के बाकी टॉपिक पे लॉ बना सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर पुलिस को लेके वो लॉ नहीं बनाएंगे। पहले तो यहां पावर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और उसके बाद में वो तो सिंपल चीज है कि कॉन्करेंट लिस्ट पे वो लॉ बना सकते हैं, बट नॉट इन कॉन्ट्रवेंशन विद द पार्लियामेंट्री लॉ। क्लियर है यहां तक? तो अल्टीमेटली इन दोनों टॉपिक पे पावर किसकी आ जाएगी? इन दोनों टॉपिक पे पावर आएगी एलजी की, क्योंकि असल में इन इफेक्ट वो ही फिर वहां पे काम कर रहे होंगे। ओके रेज योर हैंड। दिल्ली के अंदर 3 टॉपिक रिजर्व है, कौन कौन से? एग्जैक्टली दिल्ली में लैंड टॉपिक भी रिजर्व है, लेकिन जेएनके में आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है वहां पे, तो वो आपने लेजिस्लेटिव असेंबली को ही पावर दी गई है। तो एक तो ये फैक्ट याद रखिएगा, लैंड रिजर्व नहीं है, सिर्फ पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस इज रिजर्व्ड। देन फर्दर प्लीज राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 36। किसका सेक्शन 36? जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। Any bill related to financial obligation, any bill related to financial obligation must be recommended by the LG, must be recommended by the LG before introduction in the legislative assembly. तो सारे के सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इवन इनकम, क्योंकि जब हम कह रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का कोई बिल है तो उसमें या तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर होगा या गवर्नमेंट की इनकम साइड होगी, मे बी बोरोइंग होगी, उन सबके ऊपर अब एक्सेसिव कंट्रोल रहेगा एलजी का। जब तक ये रिकमेंडेशन नहीं देंगे तब तक बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो अल्टीमेटली सारा फाइनेंशियल कंट्रोल भी किसके पास आ गया? एलजी साहब के पास आ गया। चलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ बस एक चीज लिखिए, that LG can act independently, LG can act independently in the matters beyond the legislative power, beyond the legislative power of assembly, and that includes All India services, All India services, एंटी करप्शन ब्यूरो। यार ये सब कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा दिल्ली का केस याद कर लें और दिल्ली के जो मल्टीपल केसेस फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, है ना, फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू एंटी करप्शन, उनकी जो स्क्वाड्स थे, वो सारे सबक से ही इंस्पायर होके फाइनली अब उन चीजों को यहाँ पहले इंप्लीकेट कर दिया कि यार फिर जम्मू एंड कश्मीर केस में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में हम केस हारेंगे, फिर हमें नए नए एक्ट लाने पड़ेंगे। इस बार पहले यहाँ पे लिख दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके 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 ओके। एनी डाउट? बस ये 4-5 पॉइंट, और उससे ज्यादा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में इतना भी ज्यादा नहीं वो पूछने वाले हैं, खासकर एक्ट से ले। ओके, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट
दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वीजा विज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस एक चीज बता दीजिए कि कारण क्या था इनके खिलाफ, क्यों 50 एमपी ने लिख के एक साइन किया, रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की कि श्री जगदीप धनखड़ साहब को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाए। क्या मैटर था? सस्पेंड। और कुछ? अच्छा, जया बच्चन के साथ डिबेट देखी किसी ने? ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी मैटर था। देते रहेंगे वो। हाँ जी, टिल्टेड बिहेवियर ओके। सो देखिए, सिंपल सा मसला है कि पहले भी दोनों ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि एक्सेसिवली टिल्टेड हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। चलो स्पीकर, तो फिर भी समझ में आता है कि भाई आप तो अब वाइस प्रेसिडेंट हो गए, आपको तो एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्यादा स्कोप कोई है नहीं, कम से कम आप तो इंडिपेंडेंट बिहेव करें और राज्यसभा की सैंक्टिटी को बरकरार रखें। लेकिन फिर वही सारे चार्जेस थे कि एक आपका पार्टिसन बिहेवियर है, ठीक है, दूसरा खासकर जब ये रेजोल्यूशन दिया गया तो इसमें एक और चीज आइटरेट की गई, रूल्स का हवाला दिया गया। आपको रेजोल्यूशन लेके आना है तो आप टेक्निकली कुछ ना कुछ तो इल्जाम लगाएंगे, तो एक और इल्जाम दिया गया जिसमें वायलेशन बताई गई रूल 238 क्लॉज 2 की। अब 238 क्लॉज 2 क्या कहता है? दैट प्रोहिबिट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर पर्सनल चार्जेस अगेंस्ट द मेंबर्स। किसी भी पर्सन के खिलाफ जब आप चेयरपर्सन हैं तो कुछ भी पर्सनल कमेंट नहीं पास करना है, आप पर्सनल चार्जेस लेवल नहीं करेंगे। लेकिन फिर जनाब के ऊपर ये इल्जाम लगा कि आप पर्सनल चार्जेस भी लेवल कर रहे हैं। और वो अलग बात है कि जगदीप साहब कई बार मोहब्बत में थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं, जैसे राघव चड्ढा के साथ हो जाते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन फिर एक और बस क्या याद रखना है, क्योंकि रूल का हवाला दे दिया गया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर याद रह जाए तो बेहतर है, क्योंकि यूपीएससी जब भी रूल्स लोकसभा या राज्यसभा के करंट अफेयर में रहे तो सीधा रूल पे स्टेटमेंट प्री में डाल चुके हैं। वैसे इस बार के एग्जाम के लिए वेदर इट इज स्टेट वेदर इट इज यूपीएससी, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन रूल्स 373, 374, 374 ए लोकसभा, 255 ऑफ राज्यसभा एंड 256 अगेन राज्यसभा। वो रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसको तो रट्टा मार नहीं मारना, ये याद रह जाए तो ठीक है, या अगर इतना याद रह जाए, एज पर राज्यसभा रूल्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन नॉट लेवल पर्सनल चार्जेस अगेंस्ट एनी मेंबर। याद रह जाएगा? एनी डाउट? रूल को नोट कर लीजिए। लेकिन फिर इसके साथ आता है सर वही जो यूपीएससी का एक ट्रेंड रहता है कि अगर कुछ चीज करंट अफेयर में है उसका स्टैटिक पूछ लो। तो फिर एक बार क्विकली मुझे याद करके बता दीजिए, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऐसा तो नहीं है। हाँ, ग्राउंड नहीं, मेरा मैंने पूछा है प्रोसीजर। मैं कहा गली मुका दिए है ही नहीं जी, आगे बढ़ो। हाँ वेरी गुड, ग्राउंड मेंशन नहीं है, प्रोसीजर तो मेंशन है। कहाँ? राइट, गुड गुड गुड। यार डरा मत करो बोलते हुए, पता हद क्या हो जाएगा, गलत बोल देंगे, सही कर लेंगे। सिंपल मेजोरिटी तभी मैंने पूछा है, पर कहां? राज्यसभा में, लोकसभा में। हाँ जी, एनी वन जो मुझे शुरू से लेके एंड तक एक्सप्लेन कर दे, गिव इट ट्राई। हाँ जी, दिस विल ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम राज्यसभा। 2/3 मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, ओके 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 ओके। कुछ 14 दिन का नोटिस भी सर्व करना है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लेन एंड सिंपल समझ लीजिए इसको। लोकसभा, राज्यसभा, ओरिजिनेट सिर्फ राज्यसभा से होगा। क्लियर? लेकिन सबसे पहले अच्छा ये प्रोसीजर बताया तो है आर्टिकल 67 क्लॉज बी के अंदर, मैं बार बार लिखवाऊंगा नहीं, पॉलिटी में आपने ऑब्वियसली लिखा होगा। तो दिस एमिनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 67 क्लॉज बी। लेकिन बहुत डिटेल प्रोसीजर नहीं है, चीजें अनक्लियर छोड़ दी गई, जैसे ग्राउंड ही नहीं मेंशन किया। व्हाट इज द ग्राउंड फॉर
impeachment of president, violation of constitution. What is the ground for removal of judges of Supreme Court and High Court? Proved misbehavior and incapacity. लेकिन यहां पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, क्लियर। और उसके बाद में कोई ऐसा मेंबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है 50, 100, 2/3। लेकिन अगर रेजोल्यूशन एडमिट हो जाता है तो फाइनली अब यहां पर चार्जेस की जांच की जाएगी, राइट टू डिफेंड भी मिलेगा, ऑल दैट थिंग। लेकिन यहां पर चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये याद रखिएगा प्लीज। ये मेजॉरिटी यूज ही होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रिमूवल्स के लिए। अगर मैं कहूं लोकसभा का स्पीकर रिमूव आपने करना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी, अगर मैं कहूं विधानसभा का स्पीकर रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसीलिए जब आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी तो है वो, जब आप राज्यसभा से रिमूव कर रहे हैं तो यू नीड इफेक्टिव मेजॉरिटी। एनीवन, व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज majority of all the then members. When I am saying all the then members, it is excluding the vacancies. And remember, absenteeism is no vacancy. वो नंबर काउंट होगा। प्रेजेंट वोटिंग, ठीक है, वो भी लगा लीजिए। आ गया सर। अगर यहां से रेजोल्यूशन पास हो गया तो लोकसभा। अब क्योंकि आर्टिकल 67 क्लॉज बी में लिखा है इट इज टू बी अग्रीड बाय द लोकसभा, और मेजॉरिटी का जिक्र नहीं किया, तो हम यूनिवर्सल रूल लेके चलते हैं, wherever constitution is silent upon the type of majority, we will take it simple one. Hence we need simple majority in the Lok Sabha. बड़ा यूनिक प्रोसेस है, एक हाउस में इफेक्टिव, दूसरे हाउस में सिंपल मेजॉरिटी, एंड देन कंसर्न पर्सन विल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। एनी डाउट? प्लेन एंड सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। तो जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ आया, 50 एमपी ने लिख के दे भी दिया, फिर भी इसको ऑफिशियली एडमिट क्यों नहीं किया गया? तो जो डिप्टी चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा दैट इट इज फ्रीवलस, इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड इट इज अमाउंटिंग टू अंडरमाइन द डिग्निटी ऑफ द चेयर। तो ऐसे तो कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो चेयरमैन साहब के काम से खुश नहीं होगी, वो रिमूवल प्रोसेस ले आएंगे। बोले कोई टेंजिबल प्रूफ नहीं है इनके पास, हेंस आई एम नॉट एडमिटिंग। ये रेजोल्यूशन एडमिट ही नहीं हुआ, तो टेक्निकली इनिशिएट भी नहीं हुआ। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। नहीं, रिजेक्ट कर दिया, मोशन रिजेक्ट कर दिया, एडमिट नहीं हुआ है। नहीं, राज्यसभा में भी नहीं आया मैम। आप टेक्निकलिटी समझिए कि इस प्रोसीजर को अगर मैं कहूंगा कि ये प्रोसीजर इनिशिएट हुआ, तो इनिशिएट होने का मूवमेंट है जब इस रेजोल्यूशन को एडमिट कर लेते हैं। अब ऐसे तो आप 100 कागज लिख के चेयरपर्सन के टेबल पे रखते रहो, वो डिसमिस करते रहेंगे, तो वो प्रोसीजर कभी इनिशिएट नहीं होता है। तो टेक्निकली दिस इज नॉट बीन इनिशिएटेड। डू नॉट राइट कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रोसीजर इनिशिएट हुआ। इट वॉज ट्राइड टू बी इनिशिएटेड, नॉट इनिशिएटेड। डिसमिस ही कर दिया मैटर। जी हाँ जी, वाइस चेयरपर्सन। चलो, नहीं यहां पे नहीं, यहां पे क्या? चलिए, तो वाइस चेयरपर्सन जो हुक्म, क्या नाम उनका, नारायण साहब करके, मुझे चेहरा याद रह जाता, नाम भूल जाता हूं। तो पता कीजिए वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो फिर आपको लिंक क्लियर होगा। चलिए, दीनदयाल स्पर्श योजना, या सिर्फ 3-4 पॉइंट याद करेंगे। ये भी थोड़ा ना यूपीएससी पर्पज से थोड़ी ज्यादा है, स्टेट में तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं, ठीक है। लाइक ये क्या चीज होती है यार, फिलेटली? एनीवन, व्हाट इज फिलेटली? इट्स अ फिलेटली स्कॉलरशिप स्कीम। क्या? अच्छा सच बताओ, ये आपको पता था? मतलब मैं कसम से कह रहा हूं, जब मैंने करंट अफेयर पढ़ा तब मुझे पता लगा इस चीज को ये फिलेटली कहते हैं। अरे यार, वो बाद में लिखवाया, मुझे नहीं पता था फिलेटली। वो फिर मैंने वर्ड चेंज की, पहले मैंने गूगल पे सर्च किया फिलेटली क्या है, फिर वो लिटरेचर में लेके आया। जो सोर्स में पढ़ रहा था तो उसमें तो सीधा फिलेटली कह के आगे बढ़ गए थे वो, ठीक है, वो पीआईबी की वेबसाइट है ना, ऑल दैट थिंग। सो सिंपल, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सी स्कीम है। कई बार है ना, खासकर यार मैं कहता हूँ यूपीएससी, मुझे लगता है स्टेट में शायद ज्यादा चांस है, क्योंकि पीसीएस खासकर कई बार अतरंगी सी चीज पूछता है, मतलब जिसको पूछे जाने का कोई तुक ही नहीं है।
हाँ कुछ क्वेश्चंस में, सारे तो नहीं है। लाइक एट दैट टाइम आई वाज गिविंग द एग्जामिनेशन, और पीसीएस का आप चाहे चेक कर लीजिएगा जाकर, तो क्वेश्चन ये था कि रिसेंटली किसने राम को एक बुरा हस्बैंड कहा है। आई रिपीट, रिसेंटली किस पर्सन ने ये कहा है कि राम एक बुरा हस्बैंड था। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रभु राम, और हाँ मैं बात कर रहा हूं पंजाब पीसीएस की। चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन जाके, और मैं क्वेश्चन ठीक करके आया था, क्योंकि मैं, मुझे याद है मूवमेंट भी, देखिए यार क्वेश्चन कहाँ हाल आया था क्वेश्चन ये, किसने कहा था? अरे नहीं, आप तो माइथोलॉजी में चले गए। उन्होंने कहा रिसेंटली किसने कहा है, आज किसने कहा है? अरे बहुत सारे लोग कहते रहते हैं उस वक्त राम जेठमलानी ने कह दिया था। राम जेठ, अच्छा बिल्कुल, कोई मिनिस्टर कहता तब भी आप पूछ सकते थे। राम जेठमलानी मतलब कोई मतलब ही नहीं यार ये क्वेश्चन पूछने का। तो राम जेठमलानी वाज लाइक दैट, वैसे ही कहीं इंटरव्यू में बोल दिया था राम वाज अ बैड हस्बैंड, अगर आज के टाइम पे होता तो 498 एक लगती, जेल जाता, मैं पहुंचा था, ऐसे कुछ कह दिया। ये क्वेश्चन पूछने का कोई तुक है? राम जेठमलानी इज रेलेवेंट, हाउ दिस स्टेटमेंट इज रेलेवेंट? ठीक है, मैं फिर पढ़ के गया था। नहीं मैं पढ़ के नहीं गया था, मैं ना कॉफी शॉप पे ले रहा था, मुझे आज भी सीन याद है। तो ऐसे ही उसमें ना हिंदी अखबार था एक, इंडियन एक्सप्रेस तो क्यों नहीं लिखेगा, उसमें बड़ा बड़ा फ्रंट पेज न्यूज थी है। तो मैंने कहा ये किसने कह दिया, फिर मैंने कहा राम जेठमलानी। अरे वकील पागल, बस उस इंसिडेंट से याद रह गया था। खैर कट शॉर्ट स्टोरी ये है कि मल्टीपल टाइम्स, लाइक एक और अभी, ये तो पिछले साल ही, उससे पिछले साल ही पूछा है कि एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिल्ली सरकार का केस कौन वकील लड़ रहा था। टोटली इररिलेवेंट चीज, कोई मतलब नहीं है पूछने का। तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ आ जाते हैं बट उसकी कभी प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती है, वो क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं, हेयर एंड देयर कहीं हो गए तब आप उसको हिट करेंगे, अदरवाइज उन क्वेश्चन की प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। तो फिर भी एक फिलेटली से रिलेटेड है, थोड़ा स्कॉलरशिप स्कीम भी है, तो बस याद कर लीजिए, ठीक है। तो है क्या, दिस इज एज यू सेड दैट इट इज हॉबी एंड स्टडी बोथ। स्टैम्प कलेक्शन हॉबी भी है लोगों की, आप में से है किसी की स्टैम्प कलेक्शन? ये कितने साउथ च हुंदी होनी है, पंजाब से जी औखा। एंड इट इज स्टडी ऑफ स्टैम्प्स एज वेल। तो जो लोग हॉबी के तौर पे वो कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टडी भी करते हैं, क्यों कि स्टैम्प की जो भी उसके ऊपर कुछ आर्ट है, लिटरेचर बनाया गया, किस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं, इससे आपको उस कंट्री के लाइक लिटरेचर के बारे में, आर्ट के बारे में, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए उनके बारे में पता चलता है। क्लियर यहाँ तक? तो उतना हमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक चीज लिख लीजिए। एक तो ये है कि फिलेटली से रिलेटेड स्कीम कौन सी है, इट्स अ स्कॉलरशिप स्कीम। क्या करना है, बच्चों में एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बिल्ड करना है, इस हॉबी को वो और परस्यू कर सकें। जस्ट राइट दैट। अच्छा, स्कीम का नाम क्या? दीनदयाल स्पर्श योजना। तो मेरे ख्याल से बस अगर इतना भी याद कर लें कि दीनदयाल स्पर्श योजना किस चीज से रिलेटेड है, कई बार मैच द फॉलोइंग में चीजें आ जाती हैं, तो इट इज अबाउट फिलेटली, स्टैम्प, रीडिंग एंड जो भी हॉबीज की है। एक और चीज लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इस पे नहीं लिखेंगे, 6,000 रुपए इसमें मिलेंगे बेसिकली, हाँ लिख लीजिए। ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ 6,000 पर एनम, 6,000 पर एनम। क्लियर? चलिए एक और लिख लीजिए, अब आखिरी पॉइंट। स्कूल के अंदर जब पढ़ने बच्चे 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तब इसका बेनिफिट मिलेगा। लास्ट, जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट। यार ये भी एक्चुअली न्यूज में बहुत ज्यादा रही है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई और कमेटी हाल फिलहाल में बनी भी नहीं है। क्या? दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। जैसे पंजाब पीसीएस कई बार करता भी है कि कमेटी डाल देगा और वो किस रिलेशन में थी और मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा। एक एक क्वेश्चन में चार चार कमेटीज इन्होंने पूछी हुई हैं। तो एक तो कमेटी, अगर आप ऑल क्रेडेंशियल उसके याद ना रखें प्री पर्पज से, तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी सिर्फ आपको यह पता होनी चाहिए कि किस रिलेशन में बनाई गई है। क्या? एक कमेटी है इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट, आएगी कभी करंट अफेयर में, देख लेंगे, दैट जो पर्सन हिंदुइज्म से कन्वर्ट हुए हैं
टू अनदर रिलीजन, मे बी क्रिश्चियनिटी, मे बी इस्लाम, तो उनको रिजर्वेशनल बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सीधा कहूं तो जो हिंदुइज्म में थे लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से और अब कन्वर्ट कर गए हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर या इस्लाम के अंदर, तो उनको रिजर्वेशनल बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना? क्योंकि अभी तक नहीं मिलता है, सिर्फ दो ही हैं, बुद्धिज्म में और सिखिज्म में वो बेनिफिट मिलते हैं, बाकी रिलीजन के अंदर नहीं मिलेंगे अगर कन्वर्ट कर गए तो क्या ये बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इसके ऊपर एक कमेटी है। एनीवन? कमेटी के चेयरपर्सन कौन है? एनीवन? एनीवन? चलो जब पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा, क्या पता ना आए करंट अफेयर में लिख लो केजी बालाकृष्णन, केजी बालाकृष्णन अगर लिख रहे हो तो आ जाइए। सर हुआ क्या था? सर 2017 में एक लीडिंग मलयालम फिल्म एक्ट्रेस थी, तो फिर इनको अबडक्ट किया गया, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अपनी आवाज उठाई, केरल भर में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए, और उसके बाद रिटायर्ड जस्टिस हेमा के अंदर बना दी गई एक कमेटी, जांच करेंगे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की रिपोर्ट आप करेंगे। क्लियर है यहां तक? यही तो कहा मैंने, जो हिंदुज्म से दलित कन्वर्ट हुए हैं दूसरे धर्मों में जो गए उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। एग्जैक्टली सेम थिंग। ओके, चलिए की टेक अवेज क्या है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिख लीजिए, जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट इज अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, सेक्सुअल असॉल्ट इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। क्लियर? प्री पर्पस तक का यहां तक। आगे मेंस के लिए लाइक आप वुमेन एम्पावरमेंट पे लिख रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एट प्लेसेस ऑफ वर्क के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, पॉश एक्ट, तब जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट वन है। पॉश एक्ट 2013 का हो गया, विशाखा गाइडलाइन 1997 की हो गई है, तो बहुत अथॉरिटी नहीं है आपके ऊपर, मतलब आपको इसके ऊपर लिखने की, तो ये रेफरल पॉइंट हो सकता है। एक एक लाइन में अगर याद रह पाए तो चीजें तो वही हैं जो सब आपको पता है कि सर क्या चल रहा है। सर एक चल रहा है कास्टिंग काउच। व्हाट इज कास्टिंग काउच? के रोल के ऑफर में सेक्सुअल फेवर डिमांड किए जाते हैं, तो दैट कमेटी हाईलाइटेड। अब इन्होंने क्या किया है, मतलब बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो काम कर रही थी लेडीज, उन सबको विटनेस बनाया गया, उन सबको विटनेस बना के उनके एविडेंसेस रिकॉर्ड किए गए, और फिर बहुत सारी प्लेसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन भी की गई कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये प्लेस ऑफ वर्क वुमेन के लिए फिजिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। देन दे हैव प्रोवाइडेड द रिपोर्ट। तो वन दे हाईलाइटेड कास्टिंग काउच। अब बहुत लोग कहते हैं ये नहीं है, आपकी जस्टिस की रिपोर्ट कह रही है सर कास्टिंग काउच इज प्रेवलेंट, तो बहुत कॉमन सी चीज है। देन वर्क प्लेसेस के ऊपर सजेस्टिव एंड वल्गर कमेंट्स बाय मेन इन द वर्क प्लेस, लाइक ये नहीं होता, हिंदी में कहते हैं गंदी फाप्तियां कसना, लाइक सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स कर देना, उसमें बॉडी शेमिंग भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। क्लियर? दैट इज कॉमन एट द वर्क प्लेस, जो पॉश एक्ट के अंदर वैसे भी प्रोहिबिटेड है। देन फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन, फिर वो कहते हैं कि सर अगर इतना कुछ चल रहा है, जैसे कॉमन लोग भी कई बार कह देते हैं अगर इतना कुछ चल रहा है तो फिर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं आपके खिलाफ? तो जो भी विटनेस थे खुद, जैसे कमेटी ने एक और चीज हाईलाइट की है, जो विटनेस आके विटनेस दे भी रहे थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, वो ओपन अप होकर बात नहीं कर पा रहे थे। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? रेट्रीब्यूशन। सर क्या होगा? काम नहीं मिलेगा, आपको आउट ऑफ द प्लेस फील करा दिया जाएगा। देन इट कम्स इवन साइबर हरासमेंट का खतरा है, ये अंडरलाइन कीजिएगा, बिकॉज देयर आर टॉक्सिक फैन क्लब्स। मतलब किसी बड़े स्टार के खिलाफ आपने कुछ बोल दिया तो उसके बहुत सारे फैन क्लब्स हैं, अब वो आपको साइबर बुली करेंगे आके कि हमारे स्टार के खिलाफ आपने कैसे बोल दिया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फियर्स आर देयर। फिजिकल असॉल्ट का खतरा तो रहते रहता है। देन इट कम्स टू डोमिनेंस ऑफ ऑल मेल माफिया, दैट कुछ बड़े डायरेक्टर हैं, कुछ बड़े एक्टर्स हैं जो मेल हैं, और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से वो कंट्रोल करते हैं। अगर उनकी शर्तों पे आप चलेंगे तो आपको काम मिलेगा, अदरवाइज आपका करियर खत्म कर दिया जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सलमान खान। ओके, सो दिस इज अबाउट द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। यू कैन बी वाइप्ड ऑफ। क्लियर? देन लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। सो जो भी लाइक जहां पर शूटिंग एरिया है या अदर प्रोमाइसेस है, वहां पर जैसे इवन टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स,
फिल्म सेट के ऊपर, ये भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। वेरी बेसिक अम्यूनिटीज। क्लियर यहां तक? एंड देन लास्ट पॉइंट, जेंडर पे डिस्पैरिटी। मेरा ख्याल है तो सभी को पता है, अक्षय कुमार और करीना कपूर खान मैम का वो आपने इंटरव्यू शायद देखा हो, जो बहुत हाईलाइट हुआ इसमें। करीना कपूर मैम हाईलाइट करती हैं कि बहुत ज्यादा वेज डिस्पैरिटी है। प्रियंका चोपड़ा मैम इस पर एक्सटेंसिवली बोल चुकी हैं कि यार अगर रोल या फिर काम फीमेल का भी ज्यादा है तो भी हाई जो प्राइसेस हैं वो किसको दिए जा रहे हैं? मेल एक्टर्स को दिए जा रहे हैं। तो सेम इज हैपनिंग इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री एज वेल। एनी डाउट प्लीज आस्क। इससे रिलेटेड है, विसाखा गाइडलाइंस 1997 was guideline to protect the women from sexual harassment at places of work. तो यस एग्जैक्टली, बट वो 1997 की गाइडलाइन, उसी गाइडलाइन के ऊपर तो फिर पॉश एक्ट है आपका ऑफ 2013। क्लियर? अच्छा, अगर होगा कहीं पे तो कवर करेंगे, पर आप लिख लीजिए प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पॉश एक्ट पढ़ लीजिएगा अच्छे से फॉर प्री एंड मेंस। वाई? और रेसलर्स प्रोटेस्ट हो गया था ना हरियाणा के अंदर, तो उसके बाद पॉश एक्ट, स्पेशली स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। बट आ जाएगा वो करंट अफेयर के अंदर आई बिलीव। कितने साल पुराना है रेसलर प्रोटेस्ट? 2023 में हुआ था? आई जस्ट फॉरगेट। रेसलर प्रोटेस्ट 2024 में हुआ, 23 में हुआ? ठीक है ठीक है, ओलंपिक से पहले। ठीक है ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। एनी डाउट? चलिए रैप अप। क्या याद है ना? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अभी याद करके बताओ कहां कहां पे इंप्लीमेंट है? बिल्कुल सही, जम्मू एंड कश्मीर विद सेपरेट एक्ट ऑफ 1990। स्पेशल प्रोविजन क्या है फुसपा की? हाँ ए, गल खत्म, ओपन फायर। लेकिन प्लीज इसको थोड़ा सेंसिटिवली लिखिएगा, मेंस लिख रहे हैं तो इट इज नॉट लाइसेंस टू किल, इट इज द फोर्स, द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस कैन ओपन द फायर इफ देयर इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन कॉन्ट्रावेंशन विद द लॉ। लॉ तोड़ेंगे तब। अच्छा, डिस्टर्ब्ड एरिया विल बी अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर। एंटायर स्टेट कैन नॉट बी अनाउंस्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया, फॉल्स। एंटायर स्टेट भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया भी हो सकता है। अगर आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल के ऊपर कोई आपने प्रोसिक्यूशन लेके आना है तो परमिशन गवर्नर की कि सेंटर की? सेंटर की परमिशन चाहिए। क्लियर है यहां तक? ओके ओके। 23rd लॉ कमीशन चेयरमैन कौन है? एवरीबडी कौन है? दिनेश माहेश्वरी। कितने साल का टेन्योर है लॉ कमीशन का? 3 साल का। इट्स ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन? इट्स नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी। ओके। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, कितना पैसा एलोकेट किया गया? 79 करोड़। क्या बनेगा 79 करोड़ से पाजी? 79,000 करोड़। इट इज एंटायरली सेंट्रली फंडेड, स्टेट शेयर इज देयर। क्लियर? ये पैसा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है, 3 years, 28 तक जाएगा ये। क्लियर है यहां तक? ओके। फिर डिफरेंट पक्का हाउस, एजुकेशन, स्किल, और एक वो क्या, विलेज टूरिज्म, हाउस स्टे। ठीक है, मार्केट कनेक्शन ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट। ओके। देन इट कम्स टू एक्सपेंशन ऑफ आयुष्मान भारत। 70 साल से ऊपर की उम्र वालों को इंक्लूड कर लिया है, लेकिन ओनली जिनके पास बीपीएल कार्ड है, irrespective ऑफ इनकम क्राइटेरिया। ओके। देन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, 5 मेंबर नॉमिनेट किए जा सकते हैं, याद रह जाएंगे वो। ठीक है, वो डिस्प्लेस्ड हैं, माइग्रेंट हैं, विमेन है। ओके। अगर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वाला कोई बिल आता है तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होगा। एलजी की रेज योर हैंड विदाउट एनी लिपसिंग। स्टेट लिस्ट के कितने टॉपिक रिजर्व किए? रेज योर हैंड। स्टेट लिस्ट के कितने और कौन से टॉपिक रिजर्व हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना सकती है? हाँ जी। पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड? नो, लैंड इज नॉट देयर, लैंड इज नॉट देयर। क्लियर? ओके। ऑल इंडिया सर्विस को मैनेज करने की पावर सीएम के पास या एलजी के पास? एलजी के पास।
ठीक है, इवन कुछ और माइनर पॉइंट्स हैं स्लाइड में नहीं थे, एडवोकेट जनरल वगैरह को भी अपॉइंट करने की पावर एलजी के पास है। ओके, फाइनली नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट दी वाइस प्रेसिडेंट, रेज योर हैंड विदाउट एनी लिपसिंग। आर्टिकल कौन सा है वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल का? आर्टिकल 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 आर्टिकल, हाँ जी सही, एग्जैक्टली 67 क्लॉज बी, बाकी तो याद ही होगा। ग्राउंड नॉट प्रोवाइडेड, देन कितने दिन का नोटिस है? 14 डेज नोटिस। लोकसभा से ओरिजिनेट होगा, राज्यसभा से ओरिजिनेट होगा। ओके, मेजॉरिटी कौन सी? इफेक्टिव राज्यसभा में, सिंपल लोकसभा के अंदर, प्लेन एंड सिंपल। देन कम दीनदयाल स्पर्श योजना, सिर्फ इतना याद रखना फिलेटली से रिलेटेड है, हाँ वो स्टैम्प रीडिंग हॉबी व्हाटएवर यू से, ठीक है जी। और 6,000 रुपए स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर बच्चे के किसी खास ग्रेड में 60% से ज्यादा मार्क्स हैं, दैट्स इट। एंड देन हेमा कमेटी रिपोर्ट, सिंपल याद रखिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, दैट विल बी ऑल। थैंक यू।